नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद तुगलक पितृहंता था। क्या मोहम्मद तुगलक पितृहंता था? तो इस तरह के सवाल उसके ऊपर बहुत पूछे जाते हैं कि क्या मोहम्मद तुगलक पागल था, सनकी था, पितृहंता था। तो आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जो भी इसके बारे में मत प्रस्तुत किए गए हैं समकालीन इतिहासकारों के द्वारा या आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्योंकि बहुत सारे कंपटीशंस वगैरह में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए आज इस प्रश्न को लिया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं चर्चा। लेकिन उसके पहले जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्या मोहम्मद तुगलक पितृहंता था। साथियों, भारतीय इतिहास के, खास करके मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कह लीजिए, अनेक विवादास्पद प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है वो है कि क्या मोहम्मद तुगलक पितृहंता था। तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे सुल्तान हुए जो काफ़ी विवादास्पद रहे, जिनमें मोहम्मद तुगलक के साथ विवादों का बड़ा गहरा रिश्ता है। चाहे वो इसकी योजनाएं हो, चाहे वो उसकी नीतियां हो, चाहे उसका प्रशासन हो, तो वो एक अलग तरह का सुल्तान था। तो यहाँ पर चूँकि उसको पितृहंता इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके समय में एक दुर्घटना में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि क्या उसकी हत्या मोहम्मद तुगलक ने कराई। तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व हमें केवल समकालीन स्रोतों और अन्य सभी तत्वों का, जिनका कि इस घटना से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध है, सावधानी पूर्वक परीक्षण करना पड़ेगा। तो तीन समकालीन लेखकों बर्नी, इब्न बतूता और इसामी, इनमें से इब्न बतूता एवं इसामी निश्चय ही सुल्तान मोहम्मद तुगलक पर पितृहंता होने का आरोप लगाते हैं। उनके विचार में मोहम्मद तुगलक ने अपने पिता की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था। तो बर्नी का विवरण बहुत ही संक्षिप्त है और वो आपके स्क्रीन पे भी हमने दे दिया है, आप देख सकते हैं कि बर्नी लिखता है कि जब मलिक और अमीर हाथ धोने के लिए बाहर आए, यानी कि वो लोग खाना खा रहे थे उस समय, तो जब मलिक और अमीर हाथ धोने के लिए बाहर आए तो विपत्ति की बिजली आकाश से पृथ्वी के लोगों पर गिरी और जिस मंडप के नीचे सुल्तान बैठा था उसकी छत अकस्मात गिर पड़ी, जिसमें सुल्तान तथा 5 या 6 अन्य व्यक्ति कुचलकर मर गए या दबकर मर गए। तो मित्रों, यहाँ देखिए, बर्नी ने ऐसा लगता है कि जानबूझ करके बड़ी विचित्र भाषा में इस घटना का वर्णन कर दिया है, जिससे कि कुछ भी बात साफ नहीं होती है। तो बर्नी के संक्षिप्त विवरण के कारण बहुत से मध्यकालीन एवं आधुनिक विद्वानों ने इसका गलत अर्थ लगाया है, या जो भी कह लीजिए कि बर्नी जो है, बर्नी के विवरण से दो बातें तो स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो ये कि लकड़ी का मंडप चूँकि जल्दी जल्दी में बनाया गया था इसलिए कमज़ोर था। दूसरा ये कि मकान या मंडप जो है वो भोजन के तुरंत बाद गिर पड़ा। तो उसने छत के गिरने का कारण स्पष्ट नहीं किया। वही लिखता है कि विपत्ति की बिजली आकाश से गिरी। तो बर्नी की ये जो संक्षिप्तता है वो इतिहासकारों के लिए बड़ा ही कष्टदायक है, बहुत ही इतिहासकारों को तरसाती है ये संक्षिप्तता। और ये जो उसने कहते हैं कि मंगल भाषा में या गोलमोल भाषा में
इस समस्या के बारे में जो वर्णन किया है, तो उससे इस समस्या के सभी पहलुओं की परीक्षा करना बड़ा कठिन है। अब दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति इब्न बतूता था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद तुगलक के समय में भारत आया था। वह इस घटना के 8 वर्ष बाद भारत आया था और उसका कहना है कि उससे शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी ने इस घटना का वर्णन किया था, जो कि उस समय घटना स्थल पर मौजूद था। यानी एक बात स्पष्ट है कि इब्न बतूता के आने से 8 साल पहले ये घटना घट चुकी थी और उसने इस घटना के बारे में रुकनुद्दीन मुल्तानी से सुना था, जो कि घटना का चश्मदीद था। तो इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक को अपने पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराता है, किंतु यदि हम इब्न बतूता के विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो हम पाते हैं कि शेख मुल्तानी ने उससे यह नहीं कहा था कि मंडप इतना कमज़ोर है कि यदि किसी स्थान विशेष पर एक हाथी खड़ा कर दिया जाए तो वह गिर पड़ेगा। शेख ने उससे केवल यही कहा था कि जब उसने भोजन समाप्त कर लिया तो जूना खां ने उससे नमाज में शामिल होने का आग्रह किया, किंतु नमाज शुरू होने के पूर्व ही उन्होंने शोर सुना एवं घटनास्थल की ओर भागे। वहां उसने देखा कि सुल्तान मलबे में दब गया है एवं जूना खां लोगों को मलबा हटाने, जूना खां का मतलब मोहम्मद तुगलक का नाम पहले जूना खां था, बाद में फिर वो जब सुल्तान बना तो मोहम्मद तुगलक हो गया। तो जूना खान लोगों को मलबा हटाने एवं सुल्तान को बाहर निकालने का आदेश दे रहा है और साथ ही उन्हें धीरे धीरे काम करने का संकेत कर रहा है। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि शेख ने मोहम्मद तुगलक पर किसी षड्यंत्र का दोषारोपण नहीं लगाया है, बल्कि केवल उन परिस्थितियों का वर्णन किया है जिसमें सुल्तान की मृत्यु हुई। किंतु इब्न बतूता ने स्वयं अपना निष्कर्ष निकाल लिया एवं मोहम्मद तुगलक पर सकारात्मक अभियोग लगा दिया। शेख रुकनुद्दीन सुल्तान मोहम्मद तुगलक के विश्वासपात्र लोगों में से था, अतएव यह संभव नहीं कि उसने सुल्तान के विषय में एक विदेशी से इस प्रकार की बातचीत की होगी, ऐसा आधुनिक इतिहासकारों का मत है जो मोहम्मद तुगलक का पक्ष लेते हैं। तो अन्य समकालीन व्यक्ति ईसामी था। तो उसने लिखा है कि हाथी दौड़ाने से मंडप गिर पड़ा एवं सुल्तान उसके नीचे कुचलकर मर गया। वह राजकुमार या शाहजादे की निंदा करते हुए लिखता है कि उसने अहमद अयाज, जो कि बाद में मोहम्मद तुगलक का वजीर बना, के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा था। किंतु इब्न बतूता एवं ईसामी के बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। ईसामी ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने यह कथा वृद्ध व्यक्तियों से सुनी थी, यानी वो भी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। तो यद्यपि वह यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करता कि जो नवनिर्मित भवन था लकड़ी का, वो हाथियों की दौड़ से होने वाले कंपन के कारण गिरा। वह अपनी बात पे जिसे आप कह सकते हैं कि स्थिर था, यानी कि वो अपनी बात पे टिका हुआ था। किंतु उसने जो बात कही वो यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि वह स्वयं कहता है कि उसने वृद्ध व्यक्तियों से इस बात को सुना था। तो हो सकता है कि घटना की पूरी जानकारी उसको न रही हो। इसके अलावा हमारे पास 15वीं, 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के अनेक स्रोत हैं जो कि बहुत ही संपन्न हैं, किंतु ये समकालीन स्रोतों से अधिक विश्वसनीय नहीं हो सकते, क्योंकि समकालीन स्रोतों में तो ये था कि भाई कुछ लोगों ने
अपनी आंखों से उस घटना को देखा था। तो अब हमें आधुनिक इतिहासकारों के मतों का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए। आधुनिक इतिहासकार गुलजर हेग तथा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु को शाहजादे द्वारा रचे गए षड्यंत्र का परिणाम बताया। मित्रों, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अपने दावे को सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं। उनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ करोना टर्क्स। जब आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक जो है वो पितृहंता था। तो अपने दावे के समर्थन में वे याहिया सरहिंदी, अबुल फजल, निज़ामुद्दीन अहमद, बदायूनी तथा अन्य व्यक्तियों के स्पष्ट तथा अस्पष्ट वचनों का उल्लेख करते हैं जो ईसामी और इब्न बतूता का समर्थन करते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने बहुत सारे ऐसे लोगों के विचार को अपना आधार बनाया जो समकालीन नहीं थे, यानी जो मोहम्मद तुगलक के समय के नहीं थे। किंतु दूसरी ओर डॉक्टर मेहदी हसन एवं डॉक्टर मुइनुल हक जो हैं वो इस समस्या का प्रत्येक पहलू से अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार उनका ये निष्कर्ष था कि महल स्वतः गिर पड़ा एवं उसमें शाहजादे का कोई हाथ नहीं था। यानी वो मोहम्मद तुगलक को इस बात से बरी करते हैं, इस इल्ज़ाम से बरी करते हैं कि वो अपने पिता का हत्यारा था। वे अपने मत के समर्थन में फरिश्ता, हाजी मोहम्मद कंधारी और राय विंद्राबन तथा मोहम्मद बुलाक का उदाहरण देते हैं और उनके मत पर भरोसा करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मंडप का गिरना एक दुर्घटना मात्र थी, न कि षड्यंत्र का परिणाम। तो मोहम्मद तुगलक का पितृहंता होना केवल तत्कालीन एवं आधुनिक इतिहासकारों के वास्तविक एवं संदिग्ध वर्णनों से ही नहीं सिद्ध किया जा सकता। यदि हम तुगलक आंदोलन से मोहम्मद तुगलक के राज्यारोहण तक की सारी घटनाओं का समन्वय करें तो हम समस्या का उचित मूल्यांकन करके किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उलुग खान के विषय में या मोहम्मद तुगलक के विषय में एक शाहजादे एवं सुल्तान दोनों रूपों में जो कुछ भी बातें पता हैं वो उसे इस अभियोग से मुक्त करते हैं। मोहम्मद तुगलक पहले ही अपने पिता का उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका था, ऐसा डॉक्टर मेहदी हसन कहते हैं कि उसको क्या ज़रूरत थी कि पहले ही जो है वो सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका था। अतः पिता की हत्या करके गद्दी हड़पने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उसने कभी भी अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य नहीं किया, भले ही उसका जीवन भी खतरे में हो। यहाँ तो उसका जीवन खतरे में था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में और ये भी कह सकते हैं कि न तो जीवन खतरे में था न सिंहासन, तो वह गयासुद्दीन तुगलक के पुत्रों में निश्चय ही सबसे योग्य था और उसका उत्तराधिकारी भी था। तो सिंहासन के लिए उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। यदि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजकीय संरक्षक की हत्या की थी तो केवल इसलिए कि उसके सिंहासन प्राप्त करने की संभावनाएं कम थी। यदि मुगल राजकुमारों खुसरो, खुर्रम और औरंगजेब ने अपने पिताओं से विद्रोह किया तो यह इसलिए कि उनमें से प्रत्येक को गद्दी के लिए संघर्ष करना पड़ा। इनमें से कोई भी गद्दी के प्रति आश्वस्त नहीं था। किंतु यहाँ उलुग खान की बात करें, जूना खान, मोहम्मद तुगलक, कुछ भी कह लीजिए, तो यदि हम मोहम्मद तुगलक की बात करें तो यहाँ इस तरह का कार्य करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि वह पहले से ही उत्तराधिकारी मनोनीत था। इसके अलावा एक बात और है कि पिता
की हत्या का अभियोग पिता और पुत्र के तनावपूर्ण संबंधों की परिकल्पना पर आधारित है। इस संबंध में एक विलक्षण तर्क प्रस्तुत किया जाता है। इस बात पर बल दिया जाता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के मध्य बहुत कटुता उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि सुल्तान ने शेख से वह धन वसूल करने के लिए जिसे खुसरो खां ने उन्हें भेजा था और जिसे वापस करने में वे असमर्थ थे, क्योंकि वह धन उन्होंने दरिद्रों और गरीबों में बांट दिया था। तो वो गयासुद्दीन तुगलक वह धन उनसे वापस चाहता था और वह धर्माधिकरण की कार्यवाही उसने आरंभ कर दी थी उस सूफी संत के खिलाफ, निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ। कुल मिला के सरल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि खुसरो खां ने उन्हें कुछ धन भेजा था जो गयासुद्दीन तुगलक वापस चाहता था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने उसे गरीबों मजलूमों में बांट दिया था। लेकिन वो गयासुद्दीन जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। इसके अलावा यह तर्क भी दिया जाता है कि चूंकि शेख और उलुग खां के संबंध, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद तुगलक के संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण थे, बहुत ही मित्रतापूर्ण थे, और मोहम्मद तुगलक जो है वो उनका भक्त था। इसलिए सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो है वो और भी चिढ़ा हुआ था इस बात को लेकर के, क्योंकि उसका पुत्र मोहम्मद तुगलक जो है वो निजामुद्दीन औलिया के प्रभाव में था। किंतु यह तनाव कब उत्पन्न हुआ इसका कोई संकेत नहीं किया जाता। गयासुद्दीन तुगलक के राज्यारोहण के समसामयिक घटना ये नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी संभावना उपरोक्त वर्णित घटनाओं के क्रम में सही नहीं बैठती है। तो इस प्रकार से अब ये घटना कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल में था तब इस बात की चर्चा हुई। सभी तथ्यों के अतिरिक्त किसी भी इतिहासकार ने शेख का नाम राजनीति के संबंध में नहीं लिया है। राजनीति में रुचि की बात ही दूर, जो कि उनके स्वभाव के विपरीत थी। चिश्ती संप्रदाय का अनुकरण करते हुए शेख निजामुद्दीन औलिया ने राजाओं के या सुल्तानों के दरबार में जाने से इनकार कर दिया था। संक्षेप में यदि यह मान भी लिया जाए कि सुल्तान के मन में शेख के प्रति सम्मान की भावना नहीं थी, तो इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि उसके अपने पुत्र के साथ उसके संबंध प्रभावित हो गए, तो ये अतार्किक लगता है और किसी भी प्रकार से अप्रमाणित नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि सरल भाषा में यह कहा जाए, ऐसा नहीं लगता कि मोहम्मद तुगलक चूँकि निजामुद्दीन औलिया के पास आता जाता था, उनका भक्त हो गया था, तो इससे गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के संबंध खराब हो गए होंगे, या गयासुद्दीन तुगलक के अपने पुत्र के साथ संबंध खराब हो गए होंगे। तो अंत में हम देखते हैं कि वास्तविक स्रोतों एवं संबंधित घटनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण मोहम्मद बिन तुगलक को सभी आरोपों से मुक्त करता है। वास्तव में मोहम्मद तुगलक समकालीन एवं आधुनिक दोनों ही इतिहासकारों की उपेक्षा एवं पक्षपात का शिकार बन गया और इसके बारे में गलत धारणाएं बन गई। तो बर्नी उसके युग का प्रमुख इतिहासकार था और उसके दरबार में 15 वर्ष तक रहा था। अतएव वह इस अवस्था में था कि अपने स्वामी की नीतियों का विस्तार से वर्णन कर सके, किंतु दुर्भाग्य से बर्नी द्वारा उसके शासनकाल का जो विवरण दिया गया है वह अत्यंत ही संक्षिप्त है। परिणामतः उसने
अनेक विवादग्रस्त समस्याओं को जन्म दे दिया, जिससे कि अनेक मध्यकालीन एवं आधुनिक लेखकों अ, का ध्यान तो आकर्षित हुआ, लेकिन घटना की सच्ची जानकारी नहीं मिल पाई। तो कुल मिलाकर के यही लगता है कि अ, जो मोहम्मद तुगलक था उसने संभवतः ऐसा नहीं किया होगा, पितृहंता नहीं रहा होगा। आज ज़्यादातर जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इसी बात को मानते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये जो विवाद है वो कुछ हद तक आपके समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। जो टॉपिक्स जिस पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं अवश्य उसको बना के दूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।